गांधी जी हमेशा कहते थे कि मेरा मन जो है वो सबसे पवित्र जगह है और मैं किसी भी अपवित्र पैर को उसे छूने नहीं दे सकता। गांधी जी कहते थे कि यदि आपको जीवन यापन सुचारू रूप से करना है तो आपको सकारात्मकता अंदर और बाहर दोनों तरफ लानी पड़ेगी। गांधी जी का मानना था कि यदि आप किसी बदलाव को इस देश में, विदेश में, इस पृथ्वी पर देखना चाहते हैं तो उस बदलाव की शुरुआत आपसे होती है, हमसे होती है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है। तो इसी चीज को पुख्ता करने के लिए, इसी चीज को हमारी आज की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए मैं आपके सामने लेकर आई हूं कुछ ऐसी विभूतियां, कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने सिर्फ गांधी जी को पढ़ा ही नहीं बल्कि उनका आचरण, उनके विचार को अपने जीवन में उतारा है। हमारे साथ जुड़े हैं किरण गांधी सर। किरण गांधी सर आईएफसी इंडिया परिवर्तन की पहल यानी इनिशिएटिव ऑफ चेंज पंचगनी भारत से हैं। साथ में हमारे साथ जुड़ी हैं मार्गरेट हैफोर्थ मैम। मार्गरेट मैम ऑस्ट्रेलिया से हैं। मार्गरेट मैम आईएफसी यानी परिवर्तन की पहल ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हैं। इनका जीवन ही गांधी जी के विचारों पर निर्भर है। So she is the one who is not only reading Gandhi ji, she is the one who is actually observing Gandhi ji. She is the one who is actually living the ideology of Gandhi ji. So गांधी जी को किस तरह से समाज में और अपने जीवन में उतारा जा सकता है, इसका जीता जाता उदाहरण है मार्गरेट मैम। वेलकम मैम। हमारे साथ जुड़े हैं आयुष चतुर्वेदी। आयुष चतुर्वेदी एक सोशल मीडिया सेंसेशन है और इनको साथ में लाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो बच्चे हैं, वो विद्यार्थी हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए अगर कोई सही उदाहरण हो सकता है तो वो आयुष है। आयुष ने गांधी जी के बारे में कई किताबें पढ़ी हैं। आयुष 12वीं उन्होंने अभी इसी साल पास किया और इस साल कॉलेज में है। गांधी जी के बारे में उनका ये मानना है कि गांधी जी के बारे में आप सिर्फ फेसबुक या टिकटॉक में जानकर गांधी जी को नहीं जान सकते। यदि आप गांधी जी को जानना चाहते हैं तो नई पीढ़ी के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो गांधी जी को पढ़ें। और इसीलिए मुझे लगा कि आयुष से बेहतर यहाँ पर कोई और स्पीकर नहीं हो सकता जो बच्चों को उत्साहित कर सकता है, बच्चों के मन में इसके लिए क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकता है। तो इसीलिए आयुष बनारस उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ में हमारे वेंकट वन के विद्यार्थी शिवम हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम जो है वो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और इसलिए मैं चाहती थी कि शिवम जो है वो हमारे साथ जुड़े और गांधी जी के भजनों को हमारे साथ शेयर करें। तो आइए अपने इस वेबिनार की शुरुआत हम किरण गांधी सर से करते हैं। मैं सभी स्पीकर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने माइक्स को म्यूट कर लें। काइंडली म्यूट योर माइक्स। I request all the speakers to mute your mics. Thank you. Thank you. हमारे साथ जो यहाँ पर लोग जुड़े हैं वो अलग अलग जगह से जुड़े हैं और गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले, और ऐसे भी कई लोग जुड़े हैं जो गांधी जी की विचारधारा को सिर्फ जिन्होंने फेसबुक और टिकटॉक के द्वारा सीखा है, जो कि सही प्लेटफॉर्म नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो गांधी जी को जाने, उनको समझें और वो किताबें जो कि बहुत आवश्यक है हम सभी के लिए पढ़ने के लिए, वो किताबें बच्चे जो हैं उनको पढ़ें। 2 अक्टूबर को पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी ने अपने उन्होंने जो किताबें लिखी है उन किताबों में उन्होंने बताया है ऐसा नहीं है कि मनुष्य गलतियां नहीं करता, मनुष्य गलतियां करता है, पर उन गलतियों से आपने क्या सीखा, किस तरह से आपके मन में जितने भी सवाल आते हैं उन सवालों के सभी जवाब गांधी जी की किताबों में लिखे हुए हैं। गांधी जी का जीवन जो है वह एक शिक्षा है, गांधी जी का जीवन ही एक किताब है। और ये बड़ी विडंबना है कि गांधी जी के ऊपर इतना कुछ लिखा और पढ़ा गया है, इसके बावजूद
गांधी जी के बारे में हमारी आज की नई पीढ़ी बहुत कम जानती है। विद्वानों का ये मानना है कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं, यदि आप भारत के गांव को जानना चाहते हैं, यदि आप शिक्षा को जानना चाहते हैं, यदि आप गरीबी को जानना चाहते हैं, यदि आप किस तरह से हम सिंपली जी सकते हैं इसको जानना चाहते हैं, किस तरह से समाज की निस्वार्थ सेवा की जा सकती है, यदि आप इसको जानना चाहते हैं, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा जीवन किस लिए है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह से अपने काम को अच्छी तरह से करना चाहता हूं, कैसे कर सकता हूं, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से अहिंसा सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा शस्त्र है किसी भी युद्ध के खिलाफ, तो आपको गांधी जी को जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए हम अपना वेबिनार शुरू करते हैं। हम अपने वेबिनार में सबसे पहले आमंत्रित करेंगे किरण गांधी सर को। किरण गांधी सर ने आईआईटी मुंबई से अपनी शिक्षा ली है। साथ में किरण गांधी सर इस समय इनिशिएटिव ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की पहल पंचगनी से जुड़े हुए हैं और ये वहां के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। किरण गांधी सर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मेरी जीवन को परिवर्तित किया है, मेरे गुरु हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि वो और भी कई सारे बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकें। मैं चाहती हूं कि उनके जो विचार हैं वो सब हमारे बच्चे और हमारे साथ जो हजारों में लोग जुड़े हैं वो इस बात को सुन सकें, उन्हें समझ सकें। वेलकम सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद अर्चना जी। सच कहूं तो मैं आपसे बहुत प्रेरणा लेता हूं और मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि आपने मुझे इस वेबिनार में निमंत्रित किया। जो भी मैं जानकारी रखता हूं गांधी जी के बारे में वो शेयर करने के लिए। और जस्ट एक टेक्निकल बात मैं शुरू करूं उसके पहले, एक ऑस्ट्रेलिया से जो ज्वाइन किए हैं वो बोल रहे हैं कि साउंड नहीं मिल रहा है उनको, तो जरा टेक्निकल साइड चेक कर ली जाए। मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं जो आप विषय लिए हैं कि गांधी जी की विचारधारा, उस विषय या उनकी जो विचारधारा थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। और मैंने सोचा कि शायद उनके बचपन के कुछ अनुभवों से उनकी विचारधारा का, उनके चरित्र का गठन हुआ था, उसके बारे में मैं कुछ शेयर करूं। और खास करके छात्र जो हैं, शिक्षक जो हैं और जो हेडमास्टर्स ज्वाइन किए हैं जिनको मैं नमस्ते करता हूं, शायद आपको मज़ा आएगा। जो मैंने पढ़ के मज़ा लिया वो अगर मैं आपसे शेयर करूं तो जैसे अर्चना जी बताई कि 1869 में इनका जन्म हुआ, यानी आज से 152 वर्ष पहले। और उनका जन्म पोरबंदर, जो गुजरात में एक छोटा शहर है, वहाँ पर हुआ था। और वो अंग्रेजी शासन के दिन थे। लेकिन हमारे देश में कई प्रिंसली स्टेट्स थे, तो वहाँ का जो प्रिंसली स्टेट था उसमें उनके पिताजी यानी मोहनदास के पिताजी, और मैं मोहनदास कहूँगा आज क्योंकि हम उनके बचपन की बातें करने वाले हैं, उनके पिताजी वहाँ के प्रधानमंत्री थे। लेकिन आश्चर्य होगा आपको जान के कि उसके बावजूद उनकी शिक्षा सिर्फ 5वीं तक करीब करीब हुई थी। उसके आगे उसके पिताजी नहीं पढ़े थे, 5वीं के आगे। और उनकी माँ जो थी वो बड़ी धार्मिक थी, रोज पूजा करना वगैरह उसका दिनचर्या था। तो मोहनदास जब छोटे थे तो शुरू की पढ़ाई उनकी पोरबंदर में कोई साधारण ही स्कूल में, पाठशाला में हुई। और वो साधारण छात्र थे। उनको मैथमेटिक्स टेबल्स याद करने में बहुत तकलीफ होती थी। और मुझे भी याद आया कि मुझे भी तकलीफ होती थी जब मैं छोटा था।
दूसरी बात ये कि कुछ नटखट बच्चों के साथ उनकी संगत हो गई थी, और वो शिक्षकों को चिढ़ाने के लिए या उनके चेहरे मुंह पर नहीं, लेकिन पीठ के पीछे अलग अलग नाम बना करके मजा लेते थे। यानी शिक्षकों की हंसी उड़ाने वाले नटखट ग्रुप में शुरू में वो भी एक थे। तो आप देख सकते हैं कि साधारण विद्यार्थी जो होते हैं वैसे ही वो शायद थे। जब वो 7 वर्ष के हुए तो उनके पिता राजकोट में स्थित हुए, माने पोरबंदर से राजकोट गए, और उन मोहनदास की आगे की पढ़ाई राजकोट में हुई। 12वीं तक मैंने पढ़ाई उनकी। सर का माइक म्यूट हो गया है शायद। ओह अच्छा अच्छा। लास्ट क्या सुनाया मैंने, आखिरी बात क्या मैंने बताई? I just want to know where I went mute. आपने बताया सर कि उनकी पढ़ाई पोरबंदर में हुई। अच्छा, okay, I'll proceed. I don't know, accidentally mic got muted. That's okay sir. हाँ, तो जब वो 7 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी राजकोट चले गए, और वहां से माने आगे उनकी पढ़ाई हुई मोहनदास की 12वीं तक। और उनके स्वभाव में एक चीज शुरू में ही थी, और हर एक के स्वभाव में ऐसी बातें कुछ न कुछ होती है जो शुरू से होती है। तो उनके स्वभाव में ये था कि उन्हें झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना, वो ऐसा उनके स्वभाव में शुरू से था। वो बहुत ही शर्मीले व्यक्ति थे। माने वो विद्यार्थी जीवन में बड़े शर्मीले और डरपोक भी थे, और खास करके उनको डर लगता था जब और लोगों से बातें करनी पड़े। माने सोशल कांटेक्ट जिसको कहते हैं, वो उनके लिए बड़ा ऑकवर्ड था। तो बड़े शर्मीले और डरपोक थे इस मामले में। और जब उनकी स्कूल का समय खत्म होता था तो वो दौड़ के घर पहुंच जाते थे, इसलिए कि रुक करके और छात्रों से बातें ना करनी पड़े, इतने शर्मीले थे। एक घटना बड़ी दिलचस्प है। स्कूल में इंस्पेक्टर्स आते हैं ना कभी कभी इंस्पेक्शन करने। तो वो अंग्रेजों का जमाना था, तो एक अंग्रेजी इंस्पेक्टर आए उनके स्कूल में, और उन्होंने टेस्ट दिया बच्चों को कि 5 शब्द बोले, और उन्होंने कहा इनके स्पेलिंग्स लिखिए। तो उसमें एक शब्द था केटल। तो सारे छात्र लिख रहे थे, लेकिन मोहनदास जो लिख रहे थे वो स्पेलिंग गलत था। तो जो उनके क्लास टीचर थे उन्होंने थोड़ा हिंट देना शुरू किया, जूते से ऐसे थोड़ा पैर में लगा करके, कि ये बगल वाले छात्र से नकल करो, कॉपी फ्रॉम योर नेबर। तो मोहनदास ने हिंट को पहचाना, लेकिन उन्हें लगा कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। तो उन्होंने कॉपी नहीं किया, और क्लास में सभी स्टूडेंट्स के स्पेलिंग राइट था, मैंने उन सही आया। सिर्फ मोहनदास ने केटल का स्पेलिंग गलत लिखा। तो उनके शिक्षक ने कहा कि आप कितने बुद्धू हो, मैंने आपको हिंट दिया तो भी आपने। लेकिन मोहनदास का उस पर कोई असर नहीं हुआ, यानी उन्होंने वो नकल करना उन्होंने शुरू से ही गलत माना। और उनको जो पढ़ाई का उनकी आदत थी, तो जब स्कूल में थे तो स्कूल बुक्स के अलावा वो और कोई किताब नहीं पढ़ते थे। उनको रुचि सिर्फ जो स्कूल की किताबें हैं वो पढ़ना उसमें थी।
लेकिन बाय चांस क्या हुआ कि उनके पिताजी की किताबों में एक श्रवण कुमार की कहानी की किताब थी। शायद आप लोगों ने सुना होगा उस श्रवण कुमार की कहानी, जो अपने अंधे माँ बाप को यात्रा पर ले जाता है, तीर्थ यात्रा पर। और वो उसमें एक फोटो थी वो किताब में, एक स्लिंग लगा के, ऐसे स्लिंग लगा के अपने दोनों माँ पिता को बास्केट में बैठा करके वो लेके जा रहे हैं श्रवण कुमार। तो वो फोटो का महात्मा गांधी यानी मोहनदास पर बहुत असर आया, वो उनके माइंड पर। और शुरू से ही उन्होंने अपने माँ पिताजी की सेवा करने को बहुत महत्व समझा और आदर्श माना। ये श्रवण कुमार का जो फोटो देखा उसके आधार पर। दूसरा, उनको एक अवसर आया एक नाटक देखने का, ड्रामा हरिश्चंद्र के बारे में। आपको उसकी कहानी भी बहुत से छात्रों को मालूम होगी। उनको सत्यवादी कहते थे। और वो नाटक में उन्होंने देखा कि कैसे सच्चाई के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानी, एक वचन दिया था विश्वामित्र मुनि को। वो वचन पालने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी बेचा। तो ये कहानी मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन उस नाटक का मोहनदास पर काफी असर हुआ कि ऐसा मुझे भी बनना है। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे भी श्रवण कुमार की तरह बनना है, मुझे हरिश्चंद्र की तरह बनना है। और फिर एक और छोटे अनुभव हैं। जब वो 7वीं में थे तो उनके एक बड़े स्ट्रिक्ट हेडमास्टर थे, जो सभी छात्रों को कहता है कि आपको जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट में जरूर शामिल होना है। लेकिन मोहनदास को कोई गेम पसंद नहीं थी और वो अवॉइड करते थे उसमें भाग लेने का। एक कारण उनका यही था कि वो बड़े शर्मीले थे कि उसमें भाग ही नहीं लेते थे। लेकिन उन्होंने एक किताब में पढ़ा कि पैदल चलना और दूर तक चलना वो बड़ा लाभदायक होता है। तो उन्होंने शुरू से पैदल चलने की आदत बनाई और दूर दूर तक वो लंबा पैदल और तेजी से चल सकते थे। और आपको शायद मालूम होगा कि दांडी यात्रा जो बाद में हुई, उसमें वो इतना तेज चलते थे कि बाकी लोग पीछे रह जाते। तो वो बचपन में उन्होंने ये आदत डाली थी कि स्वास्थ्य के लिए भी वो बहुत अच्छा है। फिर एक हैंडराइटिंग के बारे में बात है। तो गांधी मोहनदास के मन में ऐसा था कि अच्छी हैंडराइटिंग होना कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। वो कोई ऐसा एजुकेशन का कोई खास चिन्ह नहीं है कि अच्छी हैंडराइटिंग हो। तो उन्होंने हैंडराइटिंग पर ध्यान नहीं दिया और उनकी हैंडराइटिंग जरा भी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब वो इंग्लैंड में गए बाद में पढ़ाई करने, और वहाँ लोग ऐसा मानते हैं इंग्लैंड में उस वक्त में तो था कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपकी शिक्षा अधूरी है। तो बाद में जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कोशिश किया कि हैंडराइटिंग को सुधारे, लेकिन वो काफी असफल रहे उसमें। एक बार उन्होंने जो पहले ही आदत डाल दी थी वो नहीं बदल पाए। एक और चीज, मोहनदास की शादी आप मानोगे नहीं या मालूम भी होगा, सिर्फ 13 वर्ष के थे तब हो गई। और उनकी शादी कस्तूरबाई के साथ हुई जो उनकी ही उम्र की थी। तो दोनों 13 वर्ष के उनकी शादी हो गई। उस जमाने में ऐसे होता था। लेकिन ये मोहनदास खुद लिखते हैं एक किताब जिसमें मैंने पढ़ा है कि उम्र में कोई फर्क नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी हाक जमाना सही समझा कि मैं पति हूं तो मेरी पत्नी पर हाक होनी चाहिए। तो कस्तूरबाई को कहीं जाना हो तो उसकी परमिशन लेके जाना चाहिए, ऐसे वो उसको कहते थे कि मेरी परमिशन के बिना आप
कहीं जाओ मत। लेकिन कस्तूरबाई जो थी वो अपनी ही माने अपने ही मन पे चलती थी, तो वो अपना चली जाती थी जिसको जहां भी उसको जाना है। और इससे मोहनदास को बड़ा गुस्सा आता था, क्यों मेरी नहीं मानती है। लेकिन और फिर उनके बीच में कट्टी हो जाती थी। हम छात्रों को होता है ना कट्टी, नहीं मैं अब तुम्हारे साथ में बात नहीं करूंगी या बात नहीं करूंगा। तो आप देख सकते हो कि कितना भोलापन भी था उनके जीवन में। शादी भी हो गई, लेकिन इस तरह से कट्टी हो जाना। और आखिरी एक अनुभव मैं कहना चाहूंगा, और वो है चोरी करने के बारे में। उनको जब वो 12 या 13 साल के थे, तो एक उनके और रिश्तेदार के साथ सिगरेट पीने का शौक लग गया, सिगरेट पीने का। तो पैसे तो थे नहीं, तो वो क्या करते थे कि उनके एक चाचा थे, वो सिगरेट पी करके जो सिगरेट बट्स फेंकते हैं ना, वो सिगरेट बट उठा करके उसमें से उसकी स्मोकिंग करते थे, धूम्रपान। और उनको क्या मजा आता था, वो ऐसे धुआं ऊपर उड़ाना, उसमें मजा आता था, क्योंकि कुछ है ये। तो वो और उसके एक रिश्तेदार दोनों ऐसा करते थे। फिर उनको लगा कि ये इस तरह के सिगरेट के टुकड़े लेकर के स्मोकिंग करना, इसमें मजा नहीं है, सिगरेट होनी चाहिए। तो उन्होंने जो घर में नौकर के लिए पैसे रखे जाते थे उसमें से चोरी करना शुरू किया, चुराना शुरू किया, और फिर सिगरेट माने उससे खरीदते थे। लेकिन ये करते समय उनको लगा कि ये हमें हर एक चीज को छिपा करके करनी पड़ती है। बट ये जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी हमेशा मनमानी होती है। तो उन्होंने और वो जो रिश्तेदार था शायद उनकी उम्र का कोई होगा, उन्होंने सोचा कि अब हम सुसाइड करते हैं, ये जीने का कोई मजा नहीं है कि हर एक चीज में इजाजत लो, जो बुजुर्ग है उनकी। लेकिन वो सुसाइड करने में फेल हो गए, और फिर उन्होंने तय किया कि अभी चोरी नहीं करेंगे और सिगरेट भी छोड़ देंगे। लेकिन वो चोरी करने का एक स्वाद लगा था, तो वो एक वहीं खत्म नहीं हो गया। उनके एक भाई ने कुछ कर्जा ज्यादा ले लिया था, तो उनको लगा कि मेरे भाई इस कर्जे को चुकाने में मुझे कुछ भाई की मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उनके भाई एक कड़ा, सोने का कड़ा पहनते थे, तो उसमें से छोटे टुकड़े तोड़ करके कड़े में से वो बेचे, और वो बेच करके भाई का कर्जा पूरा किए, जो भाई को भी नहीं मालूम था। लेकिन ये करने से उनको दिल में बहुत परेशानी हुई कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब चोरी। और उसको उन्हें लगा कि नहीं, अब तो मुझे इसमें से बाहर निकलना चाहिए और मन को निर्मल करना चाहिए, जो अपवित्र हो गया था इन वजह से, चोरी से। और इसके लिए प्रायश्चित जरूरी है। और प्रायश्चित क्या, पिताजी को सच सच बता देना कि मैं क्या कर रहा था। और उन्होंने एक पत्र लिखा पिताजी को कि पिताजी मैंने ये सब किया है और मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, और आप मुझे जो भी दंड देना पसंद करें, आप चाहे जो देना चाहिए आप दें। ये लेटर, ये पत्र उन्होंने अपने पिताजी के हाथ दिया। पिताजी ने पढ़ा, पिताजी की आंख से आंसू बहने लगे, और मोहनदास के भी आंख से आंसू बहने लगे। और पिताजी ने उन्हें क्षमा कर दिया। और ये उनके जीवन में एक ऐसा अनुभव था कि हमें जिस मूल्य और खास करके मन को निर्मल बना के रखना जो जरूरी है, वो उसके लिए प्रायश्चित जरूर करनी चाहिए। और फिर आगे इन्हीं अनुभवों के आधार पर, और अनुभव तो हमें हर एक को होते हैं, लेकिन अनुभव के बाद हम निर्णय क्या लेते हैं वो खास होता है। तो जो उनके अनुभव हुए और अनुभव के बाद उन्होंने जो निर्णय लिए,
उससे उनकी आइडियोलॉजी का गठन हुआ, उनके चरित्र का गठन हुआ, और आगे जाकर के जो हम जिनको महात्मा कहते हैं, वो उसकी नींव जो है बचपन में पड़ी थी। बस इतना कहूंगा, शायद थोड़ा 2-4 मिनट ज्यादा लिया होगा तो क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद किरण सर। आपने बच्चों को कई सारी ऐसी बातें बताई हैं जो ये बताते हैं जो गांधी जी थे वो हमसे विभिन्न नहीं थे। उनका भी बचपन उसी तरह का था जैसा कि दूसरे बच्चों का होता है। गलतियां उनसे भी हुई। गलतियों को स्वीकार करने की जो क्षमता है वह आपको दूसरों से अलग बनाती है। अपनी गलतियों को मान लेना, उसको स्वीकार करना, अनुभवों से सीखना, यह गांधी जी को गांधी जी बनाता है। उनकी जो किताब है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसमें हम ये किताब एक ऐसी बुक है जिसको मुझे लगता है कि हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। कई बार हमें एक गलती कर दी और उस गलती को बार बार हम दोहराते रहते हैं क्योंकि हमें उस गलती से निकलने का कोई तरीका नहीं मिलता। गलतियां की, उन्होंने हमारी ही तरह गलतियां की हैं, एक छोटे बच्चे की तरह ही गलतियां की हैं, लेकिन उन गलतियों को उन्होंने, जिसके लिए आपको बहुत शक्ति चाहिए होती है, और उसके बाद उन्होंने उन अनुभवों से सीखा और साथ में उसको लिखा। तो इसीलिए किरण गांधी सर ने जो हमें इतनी सारी बातें बताई उसके लिए मैं उनका। अब हमारे साथ जुड़ेंगी ऑस्ट्रेलिया IRC से मार्गरेट मैम। Now I would request Margaret ma'am. Margaret ma'am, Executive Officer in Initiative of Change Australia. She's from Australia and she has written a book, The Experiment with Gandhi, Gandhian Experiments, and she's working with the society on the Gandhian ideology. So I would like Margaret ma'am to please share her views on Gandhian ideology. Thank you, ma'am. Oh, thank you. Namaste, everyone. I'm delighted to be invited to speak with you by Dr. Achana. Thank you. And absolutely thrilled to be speaking alongside Kiranji and Ayush and Shivam. So it's just a wonderful way to celebrate the Gandhi Jayanti. I want to begin by saying namaste because we all know that means I see you in me. And I think that really is one of Gandhi's deepest messages, the connection that makes between people. It's such a beautiful way to greet someone. And I also want to greet you by saying Womanjeka. Now, Womanjeka is the language of the people on the land where I sit. You see, Dr. Achana told you that I am in Australia, yes, in Melbourne, but I sit on the land of the Wurundjeri people. These are the Indigenous peoples, the first peoples of this country. And they say Womanjeka, it means welcome, we come with purpose. Now, I want you to put those two things together. I see you in me and we come with purpose, because today we come with purpose to think really deeply about how we can bring Gandhiji's messages into our everyday life today and how we can explore these, take action and make them global messages. And I think Gandhiji would be delighted to sort of to hear the message of we come with the purpose of seeing each other, right? Seeing deeply into each other. I want to also share another Indigenous, our First Peoples word is Yindya Mara, and it means respect for all things. Now, here the connection between ahimsa, right, respect for all things and the avoidance of violence, and Yindya Mara, respect for all living things. There's beautiful connectedness here. Another Indigenous word here is Dadiri, and Dadiri means deep listening, right? Now think about Gandhiji's message to stop, to pause in our lives and listen deeply to the still small voice within, that voice of inner guidance and inner governance,
of inner Swaraj. And then what do we do with that voice? How do we carry it out through our actions and our behavior? So our Indigenous people, they practice Dadiri, deep listening, a deep understanding of yourself and a way to feel into other people. So we don't have a lot of time today. I'm going to share with you 3 messages, 3 things that we can bring into our lives. So I'm not going to speak so much about Gandhi himself. I think Kiranji probably did a very good job of that. And I have to apologize for my very bad Hindi. So even though I've traveled across India many times and I love India deeply, my Hindi is very poor. So I'm going to share 3 messages, right? The first one is the idea of that Gandhiji was actually a global citizen. So Akhilesh, if you could perhaps share just that first slide, that would be wonderful. So the idea of, while I'm waiting for the slide to come on, the idea that Gandhiji was a global citizen simply means that he didn't just think of himself only. He certainly wasn't egocentric. Me. It's all about me, right? He has a world-centric view. That whatever you do that might be good for you, it needs to be for the good of others as well. So this is me at Sabarmati Ashram some years ago now in Ahmedabad, and I was so privileged to sit and meditate and pray on the very same ground, like literally the same patch of dirt that Gandhi would sit morning and night and pray. And at that time, a message came to me very, very clearly, and it was this. There's too much war and violence, too many people are experimenting with war and violence in our world right now. And we need more people experimenting with peace and nonviolence. And I want you to take that message to heart, because I want you to ask yourself, how could I be someone experimenting with peace and nonviolence? What does it really mean? So if we look at this concept of violence or nonviolence, often when we think of violence, we think of war and we think of physical violence. I want you just to stop for a minute and ask yourself, what other forms of violence are there? So what is ahimsa really? It isn't just about stopping war. And in fact, it probably most likely starts right at home, because of course we have emotional violence as well. That's the way we speak to and treat others. Just, yelling abuse at someone is a form of violence, right? But it gets deeper than that. So keeping people in poverty is a form of economic violence. And I'll repeat that phrase, keeping people in poverty is a form of economic violence. What's my role in changing that situation so there's more equality in our world? Now, I wonder if any of you have ever asked yourselves, what is happening now in today's world that Gandhiji might have spoken about, but wasn't really happening at the time he was here with us? I wonder if any of you can think what that might be. So for me, one of these is climate change. Now, certainly those things were happening at his time, but it wasn't recognised. People weren't aware and they weren't talking about global warming and climate change. But when you stop to think about it, climate change is a violence to our planet. So if we extend that ahimsa, respect for all things, we must move to a position to respect our planet. Now, this is partly why I spoke about our Indigenous people, our First Peoples, because of all the people across this planet. They know how to connect deeply
with the land. They know how to love and appreciate nature. And we have so much to learn from them. So another idea of being a global citizen is satyagraha, right? Satyagraha, that's my deepest beliefs, my truth force, my soul force. But what happens when my deepest belief is different to Kiranji's deepest belief or Ayusha's deepest belief? When that happens and we're quite opposed in our views, we need to come back to this idea of ahimsa, non-violence. And we need to find a way to speak and relate to each other and hear each other's views without resorting to violence. And the third part of being a global citizen is that Gandhiji would sit and he would pray and he would meditate and all these ideas would come in. And then he would stand up and take action. Right? And this, I think, is what some of us are not so good at. We have lots of ideas, we talk and talk, but we don't take the action required to step up and do more and be more, to really be the change we want to see in our world. So I wonder if we could try something. This is called Discover the Other in You. Right? And this is something we practice through Initiatives of Change Australia. Initiatives of Change across the world. I wonder, Akalesh, if you could show the slides again. And we're just going to try something together to prove one of these messages that Gandhiji shared with everyone. So if we can move to the next slide. So this is all about the way we tend to stereotype other groups of people. We stereotype, we place labels on other people in our world, and we make them the other. And we often say terrible things about them, right? So I'm going to show you, this is me traveling around the world. So in this first picture here up the top, this is in India. These are amazing Indian educators who Kiranji knows very well. If we go anti-clockwise, we'll find ourselves in a school in Pakistan. And this school is half Christian and half Muslim. And they work together and they thrive together, and it is one of the happiest schools I've ever been in. If we move around, we move to Fiji, we move up to Pakistani children. Now, every single time I've ever shown this picture to Indian children, they tell me these are Indian children. They are very surprised to learn these are Pakistani children who really rather look and act and behave the same way that they do. If we could flick to the next slide. Okay, again, up the top there, that is me in Australia. If you move around, what you're seeing there is a lot of Muslim people. All of these women in the rest of the photos are Muslim women. And we need to do a lot of work today in overcoming Islamophobia. It is so important that we understand, right? I'll give you a serious fact. 0.02% of Muslims are terrorists. 0.02%. So that, you know, all Muslim, it has to stop. It just has to stop. And the girls up the top there, they are extremely well educated and they are global citizens caring about the world. We'll just flick very quickly to the next one, very quickly. All of these people in all the pictures there, all of them live in, where would you guess? A country in Africa. They all live in Australia. All of them live in Australia. They are all young African leaders. And then the girls below are from Afghanistan. And they're doing extraordinary things for our country. So one more picture. Next one. And this, I wonder if you can imagine where this is. This is me
in Kashmir. This is me in Kashmir. And this group of people here, they are people very well educated, so friendly, so amazingly wonderful people. They help young children who are suffering trauma from conflict. Okay, Akhilesh, we can stop sharing. The reason I'm sharing these pictures with you is to really say one of Gandhi's deepest messages. It is to see yourself in other people. It is to get to know other people and understand that, yes, their culture might be different or some of their views might be different, but in actual fact, we are far more similar than we are different. I have traveled far and wide across this world and I've never, ever actually met anyone who doesn't want peace for their children. Yeah. If we come back to the idea of Satyagraha, my truth force, and my truth force is something I believe so much in, so much hatred for another group of people. That's my truth. And I'll stand by that. And I'll become violent and, set to really hurt those people. If that is what you believe your truth force is, then Gandhi would say to you, you haven't gone deep enough. You're not accessing that deep, small voice within. You need to stop and go deeper to that place of inner peace. And then you need to ask yourself, why am I feeling this way about these other people? And you need to find another way to resolve that, right? So your deepest truth should never be about harming somebody else. I will quickly go to, I'd love to read you. I think we'll finish off, have I got one more minute? With Gandhi's prayer for peace. All right? Now, many of you have heard this before, and we're going to share it like this. I want you to imagine two groups of people who traditionally hate each other. They're at war with each other. Right? Two groups who are always speaking badly about each other. Imagine those, and then listen carefully to this. I want each group to be saying to the other, I offer you peace. I offer you love. I offer you friendship. I see your beauty. I hear your need. I feel your feelings. My wisdom flows from the highest source. I salute that source in you. Let us work together for unity and peace. Now, I want you to come one step closer to home. I want you to think of a brother or sister that you argue with a lot, or someone at school that you don't get on well with who really riles you up the wrong way, or your mum or your dad, or a work colleague for the older people in the crowd. All right, get that person in your head, and here we go again. I offer you peace. I offer you love. I offer you friendship. I see your beauty. I hear your need. I feel your feelings. My wisdom flows from the highest source. I salute that source in you. Let us work together for unity and peace. Take a deep breath, because we're going to do it one more time. And this, seriously, take a deep breath. The breath is the sacred chi. This time, shut your eyes, and now you're going in. And you're going in to find the part of you that argues with another part of you, the part of you that puts you down, the part of you that criticizes you. We all do this inner critic. All right, shut your eyes, and here we go for the last time. And you're saying this to yourself. I offer you peace. I offer you love. I offer you friendship. I see your beauty. I hear your need. I feel your feelings. My wisdom flows from the highest source. I salute that source in you. Let us work together for unity and peace.
So I'm just going to invite you all to step up, be the change you want to see in the world, right? Step out, go out to meet people. Think about what you would like to see change in the world and take action towards it. Find that team of people who are probably already doing this, join the team and take that action. So on this day of Gandhi Jayanti, I wish you all peace and love. And I just want to say that I want Ayush to teach me how to take Gandhiji's messages into TikTok, because that is a global platform right there. Thank you so much, Dr. Chana. Thank you. Thank you, Martin. Thanks a lot. We were just spellbinding and I forgot what to say. I was just with you. Thank you, ma'am. So I would try my best to translate what you said in few lines in Hindi so that other people who are connected with us can understand. मार्गरेट मैम ने बहुत इतनी अच्छी बात बताई है कि हम खुद उनके साथ इतना उनकी बातों में इतना रम गए थे कि भूल गए थे कि हम वेबिनार में हैं। मार्गरेट मैम ने हमें बताया कि गांधी जी जो है वो किसी एक देश विशेष से जुड़े नहीं हैं, वो ग्लोबल सिटीजन हैं और वो हमेशा ही वसुदेव कुटुंबकम की बात करते थे कि ये पूरा विश्व ही हमारा घर है, इस विश्व में रहने वाले हर प्राणी मात्र से हमारा संबंध है, इस विश्व में रहने वाला हर जीव से हमारा स्नेह होना आवश्यक है। जब उन्होंने अहिंसा की बात कही तो अहिंसा से उनका तर्क सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था। अहिंसा से उनका मतलब हमारी लोगों के प्रति जो अहिंसा की भावना होनी चाहिए, हिंसा जो हम आज पृथ्वी के साथ कर रहे हैं, हमें उससे भी बाहर आना है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज के रूप में जानते हैं। यदि आप अपने आसपास रहने वाले पशुओं को, पेड़ों को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वह भी एक तरह की हिंसा ही है। मार्गरेट मैम ने बताया कि गरीबी जो है वो अभिशाप नहीं है, गरीबी जो है वो है मानव रचित षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से हमें बाहर आना है। गरीबी जो है वह मानव रचित है, यह कोई अभिशाप नहीं है। दूसरा, मार्गरेट मैम ने हमें बताया कि समानता की जो भावना है वो हर रूप में हमारे साथ होनी चाहिए। आपको यह सब ज्ञान आपके भीतर से ही आता है, ये ज्यादा हम अपने आप को करते हैं। हमारे आसपास इतनी सारी आवाजें हैं जिनको हम लगातार सुन पाते हैं। यदि किसी आवाज को हम नहीं सुन पाते तो वह हमारे अंदर से जो आवाज आ रही है हम उसे नहीं सुन पा रहे हैं। यदि हम अपने अंदर से आने वाली आवाज को सुने तो महात्मा गांधी कहते थे कि मनुष्य वह है जो वह सोचता है कि वह है। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे तो आपका जीवन भी एक सकारात्मक रूप लेगा। आपका जीवन वह है जो आपकी सोच है। So I would like to thank Margaret ma'am from Australia again for sharing her views and very passionate views about Gandhi ji with us. Thank you, ma'am. Now, thank you, ma'am. Now I would like to request Ayush Chaturvedi. अब मैं आयुष चतुर्वेदी जी को बुलाना चाहूंगी। हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं और आयुष चतुर्वेदी भी एक छात्र हैं, लेकिन उनके जो व्यूज हैं उनको मैंने सुना है और मुझे ऐसा लगता है जैसे आयुष चतुर्वेदी जी गांधी जी के साथ ही पैदा हुए, उनके साथ ही रहे। इतना उनके अंदर उनको लेकर जानकारी है, इतना उनके अंदर उनको लेकर भाव है। वह गांधी जी के विचारधारा पर ही जी रहे हैं और समाज में उस तरह के परिवर्तन लाना चाहते हैं जो गांधी जी चाहते थे। उनका एक वीडियो यदि आज गांधी जिंदा होते वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था और उसके बाद ही मैंने उसे सुनने के बाद ये निर्णय लिया कि उन्हें हमें हमारे बच्चों से मिलवाना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, जो भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, यदि आप हमारे किसी भी स्पीकर से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप उस सवाल को लाइव चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चैट बॉक्स में डालने के बाद वह सवाल मैं उस स्पीकर से पूछकर आपको उत्तर देने का हम प्रयत्न करेंगे। एक और निवेदन मेरा सभी से है कि कृपया आप कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं, किस विद्यालय से, किस शहर से, किस देश से आप हमारे साथ जुड़े हैं, यह आप लाइव चैट बॉक्स में डालें।
साथ में YouTube चैनल जो है आप उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो आने वाले वेबिनार्स हैं उनकी सूचना आपको डायरेक्ट मिल सके। अब मैं आयुष चतुर्वेदी जी से का स्वागत करना चाहूंगी कि वह अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। आयुष। बहुत धन्यवाद मैम कि आपने मुझे जगह दी इतने बड़े और इतने अच्छे लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, उनकी बातचीत सुनने के लिए। किरण सर की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। मार्गरेट मैम ने जो बातें कही कि गांधी वॉज अ ग्लोबल सिटीजन, ही इंडीड वॉज, तो ये चीज़ें उनसे मुझे भी सीखने को मिला। और जो मुझे पता है, पहले तो मुझे ये समझ में आया कि जो मैं बोलने वाला था लगभग उसका ज़्यादातर हिस्सा बता दिया गया है। तो अब मैं कोशिश ये करूँगा कि जैसे आपने कहा भी कि युवाओं या जो बच्चे हैं वो गांधी से क्या सीख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं गांधी को समझने के लिए, वो बताने की कोशिश करूँगा। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से एक बार पूछा गया था गांधी के प्रभाव के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आपने हिमालय के प्रभाव के बारे में किसी से पूछा है? तो गांधी को वो हिमालय की तरह देखते थे कि उसका प्रभाव हमारे सामने दिखता है, इट इज़ नॉट समथिंग टू टेल, वो साफ साफ समझ में आता है। और यही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जिन्होंने कहा कि पैट्रियोटिज्म इज योर कन्विक्शन दैट दिस कंट्री इज सुपीरियर टू ऑल अदर्स बिकॉज यू लिव इन इट। यानी जो आज का जो राष्ट्रवाद है या जो एक जिंगोइज्म जिसे हम कह सकते हैं, वो ये चीज़ है कि हमें अपना देश या अपनी भाषा सिर्फ इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि हम वो बोलते हैं या यहाँ हम रहते हैं। तो जो ग्लोबल सिटीजनशिप की बात है गांधी की, चाहे वो राम मनोहर लोहिया की रही हो, यही इसी थिंकिंग के खिलाफ थी कि हम सिर्फ कन्फाइंड ना रहें, हम अपनी चीज़ को ही लेके ना दबे रहें, हम आगे भी बढ़ें। और जहाँ तक युवाओं की बात है तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम गांधी को एक सीरियस फिगर समझना बंद करें। मैं जब छोटा था, वो हम सभी बच्चों के साथ होता है कि हम छोटे पर गांधी की फोटो देखते थे, लगता था कि एक बूढ़ा आदमी है जो हमारा राष्ट्रपिता है, इससे ज़्यादा बहुत कुछ पता नहीं था। और हमें लगता था कि अभी जिंदा होते तो शायद हम लोग को डपट देते कि ये क्या कर रहे हो, एक बूढ़े आदमी नाना दादा टाइप के लगते थे। लेकिन जब आप गांधी को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है कि गांधी आप जैसे ही थे और बहुत आसान लिखते थे। गांधी की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे समझ में आती है कि अगर गांधी का लिखा हुआ किसी बच्चे को उसकी भाषा में पढ़ाया जाए तो वो बहुत आसानी से समझ जाएगा। किसी भी अन्य राजनेता या लेखक के बनिस्बत मुझे लगता है गांधी ज़्यादा आसान लिखते थे, बोलते थे, तो वो लोगों को, बच्चों को भी समझ में आ सकता है। तो यही चीज़ें हैं कि हम जो गांधी का प्रभाव है उसको कैसे समझें। और अगर किताबें नहीं भी पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम 5वीं 6वीं में हैं या 10-12 साल के हैं और हम लगें गांधी के बारे में किताबें ढूंढने और पढ़ने, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम ना कर पाएँ तो हम फिल्में देख सकते हैं। गांधी के बारे में तमाम फिल्में बनी हुई हैं। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म है गांधी, जिसको ऑस्कर मिला था, तो ये फिल्में हम देख सकते हैं। और गांधी के बारे में जो भ्रांतियां हमारे अंदर फैली हुई हैं, इधर जो हिस्ट्री का फेसबुकाइजेशन और व्हाट्सएपिफिकेशन हुआ है इधर कुछ सालों में, तो उससे दिक्कत ये आई है कि हमने गांधी के बारे में या और लीडर्स के बारे में किताबों से नहीं बल्कि फेसबुक से जानना शुरू कर दिया है। तो ये गलत है। गांधी के बारे में ये तय है कि जब किसी चीज़ को लोग रूल करने लगेंगे तो वहाँ भ्रांतियाँ फैलेंगी। फेसबुक पर क्या है या व्हाट्सएप पे क्या है, आपको तमाम फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं और उनमें कहीं गांधी को जो है कि बंटवारे का जिम्मेदार बताया जाता है, कहीं मुस्लिम परस्त बताया जाता है, कहीं ये कहा जाता है कि भगत सिंह की फांसी उन्होंने नहीं रुकवाई, कहीं बोस से उनके मतभेद बताए जाते हैं, जबकि उनके मतभेद तो नेहरू से भी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से भी थे। गांधी का मतभेद सबसे था, लेकिन गांधी का मन भेद किसी से नहीं रहा, वो दुश्मनी किसी से नहीं करते थे। ये हमें समझने की ज़रूरत है। अंबेडकर, हम शायद ही जानते हो या मैंने भी बहुत बाद में जाना कि अंबेडकर का जो पहला सत्याग्रह था, महार सत्याग्रह, उसको महात्मा गांधी का समर्थन मिला था। और वहाँ जो मंच था उस पर अंबेडकर जी ने किसी और की नहीं बल्कि महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई थी। और तो ये बताता है कि गांधी और अंबेडकर में भी मतभेद तमाम रहे, आजीवन रहे, लेकिन दुश्मनी जैसा कुछ कभी नहीं रहा। अंबेडकर ने भी समय पर गांधी की तारीफ की, गांधी ने समय पर अंबेडकर की तारीफ की। भगत सिंह की फांसी रोकने की जो बात है, तो गांधी इरविन पैक्ट में एक मांग महात्मा गांधी की ये भी थी कि भगत सिंह की फांसी रोकी जाए।
और यहाँ तक कि भगत सिंह के जो वकील थे वो भी एक कांग्रेस लीडर आसिफ अली ही थे। तो पूरी कोशिशें हुई, जवाहरलाल नेहरू जेल में भगत सिंह से मिलने गए थे, लेकिन भगत सिंह खुद भी नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी रोकी जाए, क्योंकि वो कहते थे कि मुझे जो फांसी होगी वो इस देश में इंकलाब लाएगी और लोगों को प्रेरित करेगी कि इस क्रांति में वो भाग लें। तो हमें सबसे पहले जो करना है वो गांधी के बारे में जो भ्रांतियां फैली हैं उन्हें सुधारने की जरूरत है। और गांधी हमेशा जो दलित, शोषित, वंचित, अकलियत, मजदूर, मजलूम रहा, उसके बारे में गांधी ने बातें की। गांधी कहते थे कि मैं बंटवारे के बाद कहते थे कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा तो वहां मैं हिंदुओं के हक की बात करूंगा क्योंकि वहां शायद उन पर जुल्म हो, लेकिन मैं भारत में हूं तो वहां मैं मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि यहाँ अकलियत वो हैं। तो गांधी हमेशा ऑप्रेस्ड के साथ थे, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, अगर हम अपने देश में देखें तो आज भी। और मैं, आपने जिस वीडियो की बात की उसमें मैंने यही कहा कि यदि गांधी आज जीवित होते तो शायद जेल में होते, क्योंकि वो कहते भी थे कि मैं आज़ादी के बाद भी जेल में रहूंगा क्योंकि मेरा जो काम है उसके लिए आज तक मुझे अंग्रेजी सरकार जेल में डालती थी, उसके बाद शायद कांग्रेस की सरकार जेल में डाले। तो गांधी आज होते तो वो वही काम करते और शायद और बढ़ चढ़ कर करते जो वो उस समय करते थे। आज भी तमाम, ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल हमने इक्वालिटी पा ली है, पॉवर्टी बिल्कुल मिट गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो गांधी आज भी संघर्ष कर रहे होते और आज शायद अलग तरह से संघर्ष कर रहे होते। आज उनके हाथ में लैपटॉप होता, वो उससे कुछ कर रहे होते, आर्टिकल्स लिख रहे होते। तो गांधी प्रयोग धर्मी थे, एक्सपेरिमेंटल थे। वो खुद भी कहते थे कि मैं जो आज बोल रहा हूँ उस बात को आप मानिए, हो सकता है कि मैं जो आज बोल रहा हूँ उससे अलग कुछ कल बोलूं, तो जो मैं लेटेस्ट बोल रहा हूँ आप उस चीज को मानिए। तो गांधी हमेशा प्रयोग धर्मी थे। हिंद स्वराज में उन्होंने कुछ बातें लिखी और उसके सालों बाद जब उन्हें किसी ने बताया या उनको लगा कि ये चीज गलत है तो उन्होंने उसे सुधारा। तो गांधी हमेशा गलतियां जो उन्होंने की हैं या उनके अंदर जो खामियां हैं वो बता देते थे। गांधी ने चोरी की, गांधी ने बीड़ी पी, ये गांधी ने खुद ही बताया, हमने किसी और से नहीं जाना। तो गांधी अपनी गलतियां भी हमें खुद ही बता देते थे। ये सबसे बड़ी बात है जो हमें सीखनी चाहिए कि अपनी गलतियों को हम मान लें और लोगों को बता दें। तो यही चीजें हैं और गांधी से हम प्रेम करना सीख सकते हैं, सबसे प्रेम करना। दुनिया में चाहे जो हो, चाहे जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, जिस मुल्क का हो, जिस मजहब का हो, हम उससे प्रेम करना गांधी से सीख सकते हैं। और गांधी का प्रभाव भी हम आज भी गांधी पर उनके जन्म के 152 साल बाद बात कर रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। गांधी कहते थे कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूं और शायद मेरी मृत्यु के बाद मेरी कसौटी होगी इस बात की कि मैं जन्मदिन मनाने लायक हूं भी या नहीं। तो आज हम उनके जन्मदिन के 152 साल बाद उनका जन्मदिन मना रहे हैं, तो ये तय है कि उस कसौटी पर वो खरे उतरे हैं कि उनका जन्मदिन हम मना सकते हैं। तो आज के दिन हम यही चीज़ें सीख सकते हैं कि हम सिर्फ लाइक माइंडेड लोगों के साथ हम गांधी की बातें ना करें। आज बहुत अच्छा है कि हम उन लोगों के साथ भी जुड़े हैं कि जो गांधी को शायद बहुत कम जानते हैं या जैसा हम बहुत साल पहले हम बहुत कम जानते थे, उस स्थिति में वो अभी हैं। तो गांधी की बातें हमें उन्हें बताना ज़्यादा ज़रूरी है जो गांधी को अभी तक बिल्कुल नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो बदलाव लाएंगी और हमें फील्ड वर्क भी करना होगा इन चीज़ों को लेकर कि हम किताबें जो पढ़ते हैं उसकी बातें हम लोगों को बताएं। और जो लोग गांधी से चिढ़ते हैं, जो लोग उनके मर्डरर के साथ हैं, जैसा कि बहुत आपको मिलेगा कि उनकी जो मर्डरर की आइडियोलॉजी है, नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी है, उसको भी मानने वाले बहुत से लोग हैं। तो हम गांधीवादियों का ये एक फील्ड वर्क है कि हम एक गोडसेवादी को, दो गोडसेवादी को गांधीवादी बना दें। एक रिजोल्यूशन लें गांधी जयंती के दिन कि हमें किसी एक गोडसेवादी को गांधीवादी बनाना है। तो ये चीजें हैं जो शायद व्यापक बदलाव लाएंगी। और गांधी के मतभेद जहाँ तक हैं वो सबसे रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो खुद को कहते थे कि 3 तरह के गांधीवादी होते हैं। एक राजनीतिक गांधीवादी जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर तंज किया, और दूसरा मठाधीशी गांधीवादी जो उन्होंने आचार्य विनोबा भावे को कहा, और एक कुजात गांधीवादी कि जिनको गांधीवादियों की जमात से अलग कर दिया गया है लेकिन असल गांधीवादी वही हैं, तो वो खुद को वैसा मानते थे। लेकिन गांधी के मतभेद लोहिया से भी थे। लोहिया सिगरेट पीते थे और चाय पीते थे बहुत ज़्यादा।
तो गांधी एक बार उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया आप समाजवादी हैं, डॉक्टर लोहिया यू आर अ सोशलिस्ट, एंड आपका जो ध्येय है वो ये है कि हम समाज के जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके साथ काम करें। और आप जानते हैं कि कितने ही गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है बीड़ी सिगरेट या चाय पीने का, तो एक समाजवादी होने के नाते ये आपका भी धर्म बनता है कि आप ये पीना छोड़ दें। तो डॉक्टर लोहिया के पास उस वक्त शब्द नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर सिगरेट पीना छोड़ दिया। और डॉक्टर लोहिया ने लिखा है कि मैंने तब तक सिगरेट पीना छोड़ दिया जब तक गांधी जी की मृत्यु नहीं हो गई। तो ये गांधी जी का आप कहें डर था या इज्जत थी कि लोग उनका कहा मानते थे। देश में जो उनके विरोधी थे वो भी उनकी बातें मानते थे। डॉक्टर लॉयर जिन्ना भी उनके दोस्त रहे, बाद में मतभेद हुए। नेहरू से उनके मतभेद कई मुद्दों पर रहे, तो सबसे उनके मतभेद रहे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस को हम कहते हैं कि गांधी से उनके मतभेद बहुत ज्यादा रहे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गांधी ने ही सुभाष चंद्र बोस को कहा था कि ये मेरा बागी बेटा है, ही इज माई रेबेलियस सन, और कहते थे कि ये जो आज़ादी में जितने लोग लड़ रहे हैं ये इनका राजकुमार है। तो ये चीज़ें हैं कि जो मतभेद हमेशा रहे गांधी और नेहरू में, गांधी और बोस में, गांधी और भगत सिंह में, गांधी और सरदार पटेल में, लेकिन मन भेद कभी नहीं रहा, दुश्मनी कभी नहीं रही। और उसी का नतीजा है कि हम आज आज़ाद हैं, हम आज खुले तरह से जी रहे हैं। लेकिन अभी भी वो चीज़ें हैं जिनके खिलाफ हमें लड़ना ज़रूरी है, जैसा कि इस्लामोफोबिया के बारे में मार्गरेट मैम ने कहा कि इससे लड़ना बहुत ज़रूरी है हमें फ़िलहाल अपने देश में। और ऐसी चीज़ें हैं, इनसे लड़ना बहुत ज़रूरी है कि जिनसे गांधी आज होते तो वो लड़ते, बिल्कुल लड़ते। तो यही बातें मैं कहना चाहता हूँ। और आपने बताया कि कुछ किताबें जो मैं बता सकता हूँ पढ़ने के लिए, तो शुरुआती कुछ किताबें जो मुझे लगती हैं कि जो बहुत हम थोड़ा बहुत जानते हैं अगर गांधी के बारे में, और अगर जानना चाहें, आसान भाषा में जानना चाहें, तो उसमें एक तो सबसे पहले आप सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की जो आत्मकथा है वही पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर उससे भी आसान भाषा में जो गांधी का जीवन है उसको पढ़ना चाहें तो अभी हाल ही में कुछ साल पहले सोपान जोशी जी की किताबें आई हैं, बापू की पाती और एक था मोहन। तो ये बच्चों के लिए ही, बच्चों को ही केंद्र में करके ये किताबें बनी हुई हैं। और इनसे, जैसे गांधी जी सांपों से बहुत डरते थे और बाद में उन्होंने इस डर को ओवरकम किया, और इस हद तक ओवरकम किया कि वो सांप को गले में लटका कर भी चलते थे। तो ये भी हमें सीखना है कि गांधी की जो कमियां थी उन्होंने उसे सुधारना भी शुरू किया। तो ये दो किताबें, और गांधी जी की किताब हिंद स्वराज हम सबको पढ़नी चाहिए, जिसमें गांधी जी ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। और गांधी जी यहाँ तक ओपन हैं, आउटस्पोकन हैं, इंट्रोवर्ट से आउटस्पोकन होने की उनकी जर्नी ये है कि गांधी जी खुद भी एक वकील थे, लेकिन वो हिंद स्वराज में खुद लिखते हैं कि वकीलों को भी बहुत सोचने की ज़रूरत है। या वो डॉक्टरों के लिए कहते हैं कि डॉक्टरों का काम केवल मरीजों की चमड़ी नोचना नहीं है, बल्कि उनके आत्मा में प्रवेश करके उनका इलाज करना ज़रूरी है। और वकीलों के लिए उन्होंने कहा कि केवल झगड़ा बढ़ाना आपका पेशा नहीं है। तो वो जो खुद करते थे उसके खिलाफ भी वो थे कई बार। तो ये हिंद स्वराज से हमें उनके कई मुद्दों पर, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता और हिंदू मुस्लिम सद्भाव पर, रेलगाड़ियों पर, दवाओं पर उनके जो लेख हैं, जो उनके विचार हैं, वो हमें पढ़ने को मिलेंगे। और मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स उनकी पुस्तक है, जिसमें उनके तमाम मुद्दों पर, खान पान से लेकर और सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म तक पे उनके जो विचार हैं वो इस किताब में दिए हुए हैं। उसके बाद उनकी ही किताब है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, इसे हम पढ़ सकते हैं। और डॉक्टर जेसी कुमारप्पा की एक किताब है गांधी अर्थ विचार, वो गांधीयन इकोनॉमिक थॉट्स पर है। जैसे कि मार्गरेट मैम ने कहा कि पॉवर्टी जो है अभी है, तो वो एक इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक वायलेंस। तो उस चीज़ पर हम ये किताब पढ़ सकते हैं जेसी कुमारप्पा की, कि गांधी का जो अर्थ विचार था वो क्या था। वो गांवों की दृष्टि से था, वो शहरों को कमज़ोर और गांवों को मजबूत करने की बात करते थे। तो ये हम इस किताब से समझ सकते हैं। और बहुरूप गांधी, अनु बंदोपाध्याय की एक किताब है,
इसमें गांधी जी के तमाम जो रूप हैं वो कभी नाई बन जाते थे, खुद से ही अपने बाल जेलों में थे काट लेते थे, चमड़े से चप्पल बना लेते थे। तो ये चीज़ें पढ़ने को हमें इस किताब में मिलेंगी। और साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, इनकी आत्मकथा में भी हमें उनसे ज़्यादा गांधी की बातें पढ़ने को मिल जाएंगी, ये हम पढ़ सकते हैं। और नारायण देसाई की एक पुस्तक है जो उन्होंने अपने पिताजी की जीवनी लिखी है, अग्निकुंड में खिला गुलाब। तो इसमें भी आपको, या महादेव देसाई की डायरी में आपको महादेव देसाई से ज़्यादा गांधी मिलेंगे। तो ये किताबें हम पढ़ सकते हैं। नारायण देसाई की ही एक और किताब है बापू की गोद में, जिसमें उन्होंने गांधी के साथ जब वो आश्रम में थे उसकी उस समय की स्मृतियां उन्होंने लिखी हैं। और एक बार उन्होंने ये भी एक बात लिखी है कि एक बार एक अंग्रेज अफसर आया था आश्रम में, और नारायण देसाई तब बहुत छोटे से थे, 7-8 साल के थे। तो क्योंकि गांधी जी हमेशा वो किस मुद्दे पर आंदोलन खड़ा कर दें ये कहा नहीं जा सकता था, तो वो अंग्रेज अफसर वहाँ आश्रम में आता है और नारायण देसाई छोटे बच्चे रहते हैं, उनको बुलाता है और पूछता है कि गांधी जी आजकल क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं बताओगे? तो नारायण देसाई छोटे बच्चे रहते हैं, वो कहते हैं कि पहले नकर जाते हैं कि नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर अंग्रेज अफसर कहता है कि मैं टॉफी दूंगा, तब मान जाते हैं और तब बताते हैं कि गांधी जी इस समय नीम के पत्ते की चटनी बनाने का प्रयोग कर रहे हैं। और वो जो अंग्रेज अफसर रहता है वो इस बात को अपनी डायरी में नोट कर लेता है कि गांधी जी इस समय नीम के पत्ते की चटनी बनाने का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज सरकार को उस समय इतना डर था कि गांधी जी जब नमक पर इतना बड़ा आंदोलन कर सकते हैं तो वो शायद नीम के पत्ते पर भी कोई आंदोलन खड़ा कर दें, तो वो डायरी पर इस बात को भी लिख लेते हैं। तो ये चीजें हम इन किताबों से सीख सकते हैं, और जब इतना पढ़ लें, कुछ एक बेसिक समझ हमारे अंदर बन जाए, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। हम गांधी बिफोर इंडिया, रामचंद्र गुहा जी की किताब है वो पढ़ सकते हैं। राजमोहन गांधी जी की किताब है द गुड बोट मैन, वो पढ़ सकते हैं। लुई फिशर जो अमेरिकन थे और गांधीयन बायोग्राफर उनको हम कह सकते हैं, वो उन्होंने गांधी पर कई अच्छी किताबें लिखी, उन्होंने गांधी के साथ समय बिताया, तो उनकी किताब है अ वीक विथ गांधी, वो हम पढ़ सकते हैं। और पहला गिरमिटिया, गिरिराज किशोर जी की हिंदी में किताब है पहला गिरमिटिया, वो हम पढ़ सकते हैं। और हमें लगता है एक भ्रांति हमारे अंदर है कि गांधी कुछ हद तक शायद जो अनटचेबिलिटी है या जो दलित आइडियोलॉजी है उसके कहीं ना कहीं खिलाफ भी थे, क्योंकि जो पूना पैक्ट हुआ उन चीज़ों को लेकर हमारे अंदर ये भ्रांति है। तो इस पर हम एक किताब पढ़ सकते हैं, जाति के विरुद्ध गांधी का संघर्ष, जो निशिकांत कोलगे ने लिखी है। और इस पर मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि गांधी हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते थे, वो अपने अंदर बदलाव लाते थे। तो 1930 से पहले उनकी जब हम बातें पढ़ेंगे तो वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक दिखते हैं, खुले तौर पर दिखते हैं। लेकिन 1930 के बाद और डॉक्टर अंबेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से कुछ साल पहले ही गांधी एक लेख लिखते हैं, कास्ट हैज टू गो, यानी जाति को अब जाना होगा। तो गांधी भी समय आने पर और अंबेडकर ने कहा भी कि गांधी तो अब हमारे आदमी हो गए हैं, यानी गांधी भी अब वही बातें करने लगे हैं जो हम करते हैं। तो गांधी खुद को लगातार बदलते रहे। जो हमें सबसे बड़ी चीज अगर गांधी से कुछ सीखनी है तो ये सीखनी है कि हमें खुद को लगातार बदलना है और एक अच्छे तरफ बदलना है, एक अच्छी दिशा में बदलना है। जो मानवतावादी सोच है, समाजवादी सोच है, उसकी तरफ हमें खुद को बढ़ाना है। ये हम गांधी से सीख सकते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू आयुष, थैंक्स अ लॉट। आज मुझे एक्चुअली अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मैंने आपको अप्रोच किया इस वेबिनार के लिए। एंड मेरी चॉइस जो है वो बिल्कुल सही थी। थैंक यू आयुष, थैंक्स अ लॉट। आपके जो विचार थे उसको जो आपने कहा वो ऑलरेडी इलैबोरेट था, उसको दोबारा किन्हीं शब्दों में कहने की आवश्यकता मुझे नहीं है। सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी कि आज यदि आप किसी भी समस्या से, हम खुद या विश्व ग्रसित है, तो उसका समाधान गांधी है। आज यदि हमारे आसपास कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसका समाधान प्रेम और अहिंसा ही है। आज यदि हम किसी युद्ध में पड़ते हैं तो उसका समाधान अहिंसा है और प्रेम है। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ हमारे स्कूल के एक विद्यार्थी, मैं अपने स्कूल के बारे में 2 लाइन कहना चाहूंगी।
हमारा स्कूल एक शासकीय स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल है। हमारे यहाँ बच्चे, जो ज्यादातर बच्चे आते हैं वो इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। कई बार उनको ये फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, एक्सपोजर नहीं मिल पाता कि वो इन चीजों के बारे में जाने। या आजकल हम वैसे भी बच्चों की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो कई बार मैं अपने बच्चों से कहती भी हूँ कि आप लोग एक रात पहले पूरी किताब जो है उसको पेट में भर लेते हैं एंड नेक्स्ट डे एग्जाम के समय यू वॉमिट इट आउट एंड फॉरगेट एवरीथिंग। सो आजकल जो पढ़ाई हो रही है वो इसी तरह से हो रही है कि हम पेट में भर रहे हैं, दिमाग में नहीं भर रहे हैं, और पेपर में उसको वॉमिटिंग करने के बाद वी यूज्ड टू फॉरगेट व्हाट वी हैव स्टडीड। एंड दूसरी बुक्स के बारे में, जब से ये जो फेसबुक किया और व्हाट्सएप एंड टिकटॉक, इसकी वजह से बच्चे जो है वो किताब से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप उन किताबों के नाम शेयर करें। आई एंश्योर यू कि ये सारी बुक्स जल्द ही हमारी लाइब्रेरी और कैरियर काउंसलिंग में अवेलेबल होंगी, ताकि मैं अपने बच्चों को ये बुक्स दे सकूं। ये सारी बुक्स की लिस्ट मैं अवेलेबल कराऊंगी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और हमारा ये जो आज का वेबिनार है ये मेरे यूट्यूब चैनल पर हमेशा रहेगा, तो कभी भी कोई देखना चाहता है तो इसे बाद में भी देख सकता है। मैं फिर से निवेदन करूंगी, यदि किसी के मन में किसी तरह का कोई प्रश्न हो किसी से भी, तो प्लीज उसको लाइव चैट पे लिखें। तब तक मैं शिवम से निवेदन करूंगी कि शिवम, ये हमारा एक बच्चा है जिसने खुद अपने आप इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा है। ये हमारे बच्चे, इनके लिए किसी भी चीज को मैनेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि शिवम जो है वो हमारे साथ, शिवम आर यू देयर? शिवम जो है वो हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट शेयर कर सके। एक प्रेयर है गांधी जी की जो मैं चाहूंगी कि शिवम हमारे साथ शेयर करें। शिवम प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम शिवम गर्ग है। मैं क्लास 11th गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल बैंकेट नंबर 1 सतना में अभी 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मैं एक छोटा सा गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा, जरूर सुनें। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके अर्चना मैम को बहुत 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 ही धन्यवाद इसके लिए। खादी मेरी शान है, कर्म ही मेरी पूजा है, सच्चाई मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है। गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को धन्यवाद, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट शिवम। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू बेटा। ये बच्चे बहुत कोशिश करते हैं सर। मैं देखती हूँ कि ये बच्चे जो हैं इनको उतने रिसोर्सेस नहीं मिल पाते हैं, बट ये बच्चे बहुत कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे पास एक प्रश्न आया है आयुष जी के लिए।
मैं चाहूंगी, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। आयुष जी, ये सवाल मनोज वर्मा जी ने किया है। मेरा सवाल आयुष से है, किसी भी गोडसेवादी को गांधीवादी कैसे बनाएं, क्योंकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठे ज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं। वो गांधी को पढ़ना और सुनना ही नहीं चाहते। कृपया उपाय सुझाएं। ये तो सचमुच बहुत कठिन काम है, किसी गोडसेवादी को गांधीवादी बनाना। ये मैं खुद मानता हूँ कि बहुत कठिन काम है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं था कि गांधी के ज़माने में सारे लोग गांधीवादी थे, क्योंकि गांधी खुद कहते थे कि मैं खुद भी गांधीवादी नहीं हूँ। जो मैं आज सोच रहा हूँ उससे मैं कुछ अलग कल सोच सकता हूँ। तो गांधी से मतभेद होना लाजमी है, किसी के भी हो सकते हैं। गांधी से वाद विवाद होना लाजमी है, लेकिन गांधी के हत्यारे का गांधी का विरोध करने के लिए हमें गांधी के हत्यारे का समर्थन करना जरूरी नहीं है। हम गांधी का विरोध ऐसे भी कर सकते हैं। गांधी से वाद विवाद, गांधी से मतभेद हम बिना उनके हत्यारे का समर्थन किए भी कर सकते हैं। तो हम किसी गोडसेवादी को गांधीवादी शायद ऐसे बना पाए कि हम उसे कुछ टास्क दें। वो समझना तो शायद वो नहीं ही समझे शुरुआत में, लेकिन उसे ऐसे ही जो हम बातें अभी कर रहे हैं, जो हम गांधी जी के बारे में बता रहे हैं, जो भ्रांतियां उनके बारे में फैली हुई हैं, वो उन्हें बताएं कि ये जो आप जान रहे हैं ये बहुत गलत है। और वो 3 बार नहीं जानेंगे, 4 बार नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में शायद ऐसे लगातार प्रयास करते करते, जैसे गांधी जी करते थे, वो लगातार किसी आंदोलन में रहते थे, तो जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती थी वो अनशन पर टिके रहते थे। तो हमें शायद वही सत्याग्रह का ही नियम हमें अपनाना है किसी गोडसेवादी को गांधीवादी बनाने के लिए। उसे हमें मारना नहीं है, बल्कि उसकी मार हमें खुद सह लेनी है, तब तक जब तक वो गांधीवादी न बन जाए। तो ऐसा ही कुछ हमें करना होगा, उसे गांधी के बारे में बताना होगा, लगातार बताना होगा, इस हद तक बताना होगा कि शायद वो मान जाए। और जरूरी नहीं है कि हम किसी गोडसेवादी को गांधी के बारे में बता के गांधीवादी ही बना दें, बिल्कुल। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि उसे गोडसेवाद से बचा ले आए। उससे उनके अंदर गांधी में जो सवाल, गांधी से जो सवाल पूछने की आदत है, जो वो गांधी से सवाल पूछना चाहते हैं, वो ऐसे भी पूछते रहें, वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन उनके हत्यारे का समर्थन करके ना पूछें। इससे हम उन्हें बचा सकते हैं कि आप अगर आप गांधी का विरोध कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि किसी हत्यारे का समर्थन करके आप गांधी का विरोध करें। और इसी प्रकार उन्हें लगातार बताकर, उन पर कोई भी किसी तरह की हिंसा न करके, और बल्कि उनकी हिंसा सह के हम उन्हें समझा सकते हैं कि तब तक समझा सकते हैं जब तक वो गांधीवादी न बन जाए या गांधी को पढ़ना न सीख जाए। थैंक यू आयुष। तो आयुष को अगर हम शॉर्ट में बात करें तो आयुष ने ये कहा कि आप अपने शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से आप गांधी जी के बारे में बता सकते हैं। तो हमारे मन में कई तरह के विचार, कई तरह के आइडियाज, कई तरह के नवाचार, कई तरह के प्रयोग अक्सर आते रहते हैं, पर हम उनको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे जरूरी काम है एक पहल लेना, एक पहल करना। एक सवाल किरण सर के लिए आया है। किरण सर, गांधी को ना समझने वाले और उनसे नफरत करने वाले आज के दिन लाल बहादुर शास्त्री की आड़ में गांधी जी को अंडरमाइन करते हैं, आप उन लोगों को क्या कहेंगे? ये सवाल सर आपके लिए आया है, क्योंकि आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। जी धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का करीब करीब सारा जवाब आयुष ने जो दिया अभी पहले प्रश्न के लिए, वो उसमें मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि जो खास बात है कि गांधी जी और शास्त्री जी में कोई कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम अपने मन में कंपटीशन बना देते हैं, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अपने अपने समय में महान पुरुष थे। हालांकि महान पुरुष का मतलब ये नहीं है कि उनके बारे में हर एक चीज़ सही थी, खामियां हर एक में, और वो तो खुद ही मान लेते थे महात्मा गांधी। लेकिन अपने अपने जगह पर अपने अपने समय में। लेकिन एक चीज़ तो जरूर कहनी पड़ेगी कि गांधी जी का प्रभाव अपने देश के बाहर दूर दूर तक सारी दुनिया में फैला हुआ था, इंस्पायर किया। जैसे कि नेल्सन मंडेला भी कहते थे कि
मैंने वहाँ से इंस्पिरेशन ली है, उनके तरीकों से, उनके जीवन से। इसलिए ये तो मानना भी पड़ेगा कि जो प्रभाव गांधी जी का था दुनिया भर में, वो शास्त्री जी का नहीं था, लेकिन अपनी जगह पर वो भी एक महान व्यक्ति थे। तो हमें अपने मन में ये कंपटीशन नहीं रखनी चाहिए, यही मेरा जवाब है संक्षेप में। थैंक यू। आप क्योंकि हम थैंक यू सर, क्योंकि हम समय से बंधे हुए हैं, हमारे पास प्रश्न और भी हैं, और मुझे देखकर ये बहुत खुशी हो रही है कि ये जो वेबिनार है वो सिर्फ सतना, एमपी या राजस्थान, गुजरात तक ना रह के बल्कि देश विदेश तक हम अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। बच्चे जो है वो कच्ची बाटी की तरह होते हैं, और अक्सर ये बात कही जाती है कि हमारे आसपास जो मनुष्य हैं वो दो तरह के हैं। एक वो जो अपने गर्दन के नीचे ही सिर्फ अपने शरीर का पोषण करते हैं, और एक वो हैं जो अपने गर्दन के ऊपर जो हमारा दिमाग है उसको भी खाना खिलाते हैं। तो मुझे लगता है दिस इज द फूड फॉर द ब्रेन। आज का जो वेबिनार था वो आपके दिमाग को भी आज उसने पोषित किया होगा। मेरा ये मानना है कि इस तरह के वेबिनार्स जो हैं वो बच्चों में सोचने की क्षमता डेवलप करते हैं। दूसरा ये है कि गांधी जी भारत में पैदा हुए, और यदि आज हम उनकी विचारधारा को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये चिराग तले अंधेरे जैसी बात है। एक बहुत अच्छी, कभी कभी व्हाट्सएप गुरु जो है इस समय बहुत छाए हुए हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक बार पढ़ा था कि आजकल हम अपना बॉडी का चेकअप कराते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है। शायद हमें एक ऐसी मशीन की जरूरत है जो ये देख सके कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में अहिंसा की कितनी कमी हो गई है, प्रेम की कितनी कमी हो गई है, दया की कितनी कमी हो गई है। तो एक ऐसी मशीन की भी आवश्यकता है जो आपको चेक करके ये बता सके कि आपके अंदर मानव होने के कितने गुण बचे हैं। मानव जो है वो बिना सींग और पूंछ का पशु है, और पशुता जो है वो मानव में आज रग रग में बसी हुई है। तो एक ऐसे यंत्र की आवश्यकता है जो ये चेक करके बता सके कि आप में अहिंसा की इतनी कमी हो गई है, आप में दया भावना की, आप में प्रेम की इतनी कमी हो गई है। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वेबिनार को आज समाप्त करना चाहूंगी, और साथ में हमारे सभी स्पीकर्स का जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमें हेल्प की और आज इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। I would like to thank Margaret ma'am again from the core of my heart. We Indians are really grateful, ma'am. Thanks a lot that you gave your time to us. Thank you, ma'am. Thank you, Kiran Gandhi sir. Thank you, Ayush. Thank you, everyone.